हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएमटी से कुछ सॉफ्ट ट्रिक्स। और जो प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो सभी इस तरीक़ा की प्रॉब्लम है जो कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो गेट नेट बार जस्टिफर के हों, चाहे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो निश्चित तौर से फिजिक्स के स्टूडेंट को लाभ देगी। तो पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है हमारा सिग्मा दे रखा है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, सिग्मा नॉट आर अपॉन ए कॉस थीटा। और सर्कुलर डिस्क है रेडियस ए की जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है दिस वन। और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को देखने के बाद में बच्चे उसे सॉल्व करने लग जाते हैं, कई बार उसके लिए सॉफ्ट ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इनमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट ट्रिक्स के साथ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो बहुत ईजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसमें सॉल्व करें कि हाँ सिग्मा इसमें गिवन है, सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जो सिग्मा की यूनिट होगी वो हम सब जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो नपती है वो हमारी कूलम पर मीटर स्क्वायर में मेजर होती है। अब वहाँ जो क्वेश्चंस अगर हमें डायमेंशन से ही केवल सॉल्व करना हो तो यहाँ देख सकते हैं कि आर अपॉन ए की जो डायमेंशन है, ए जो है रेडियस है, ये आर जो है ये भी पोजीशन है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, आर अपॉन ए डायमेंशन लेस होगा। कॉस थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो सिग्मा और सिग्मा नोट की जो डायमेंशन है वो सेम होगी, तो सिग्मा नोट की जो डायमेंशन है वो भी हमारी कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी। इस तरीक़ा से इसे ले सकते हैं। और उसके बाद देखें हम कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन होती है P बराबर Q इंटू 2L होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q जो है वो मीटर होगा कूलम में, लेंथ मीटर होगी मीटर में, तो कूलम मीटर जो है इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है वो कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर स्क्वायर बन गई है। और एक क्यूब की जो डायमेंशंस है वो हमारी यहाँ से मीटर क्यूब हो जाएगी। तो डायमेंशन से ही जब हम मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से लेंगे तो ये हमारी कूलम मीटर बन जाएगा, और इसलिए इसकी डायमेंशनली ये करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रा मोमेंट को यहाँ क्यू से दिखा रखा है, तो एक कूलम पर मीटर हिसाब से जो ये डायमेंशनली फार्मूला है वो करेक्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे सिग्मा नॉट पाई ए 4/4 ए स्क्वायर बाई 2 या कुछ करके दे रखा है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें पता चलता है कि Q की जो वैल्यू है वो सिग्मा नॉट पाई ए क्यूब बाई 4 दे रखी है एक्स कैप, और Q की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है सिग्मा नॉट पाई ए क्यूब बाई 3 एक्स कैप। इस तरीक़ा से अगर दे रखी है Q की वैल्यू और सिग्मा नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स कैप, इस तरीक़ा के क्वेश्चनों में केवल हम डायमेंशन से ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था डायमेंशन एनालिसिस से ही, और उससे हम इजीली से सॉल्व कर पाए, क्योंकि पहले सिग्मा नोट की डायमेंशन यहाँ से एवेल्यूट कर ली कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये मीटर क्यूब डायमेंशन रखेगा तो ये कूलम मीटर डायमेंशन से ही सॉल्व हो जाना था। तो कई बार क्वेश्चंस को हमें जो बहुत लेंथी लग रहे होते हैं वो हमारे केवल डायमेंशन से ही करेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन था। उसके अलावा अगर ये केवल और केवल ये भी पूछता है कि डायमेंशन से अगर नहीं आता, आंसर सारे के सारे हमें जो दे रखे हैं वो सभी आंसर्स सपोज किया सिग्मा नॉट पाई ए क्यूब में ही दे रखे हैं, फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इसी में दूसरा मैं कंसेप्ट समझाता हूँ और बताता हूँ कैसे सॉफ्ट ट्रिक के साथ में हूँ। तो अगर केवल यहाँ से हम देखें कि सिग्मा नॉट पाई ए क्यूब बाई 4 है तो उससे आंसर लग जाएगा, लेकिन अगर हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन इसकी हम कैसे चेक करें। तो इसको हम ट्रेस कर लेंगे। ट्रेसिंग में हम देखेंगे कि हम एक डिस्क बना लें और डिस्क के साथ में ये ट्रेस करना शुरू करें कॉस थीटा का कंपोनेंट। कॉस थीटा की जो ट्रेसिंग है, अगर हम कर्व पे जाएँ तो कॉस थीटा हमारा कुछ इस टाइप से कर्व आता है दिस वन, और ये इस टाइप से जो है कॉस कर्व हमें ऑब्टेन होता है। तो इस कर्व में हम क्या देखेंगे कि जब ये पूरी साइकिल इसमें घूमेगी, यहाँ से हाफ साइकिल लिए और हाफ साइकिल लिए, तो इसके अंदर जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलेंगे, देखें मैं डायग्राम से समझाता हूँ, और कोशिश ये करो कि बगैर कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करे देते हैं। कैलकुलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ से अब देखेंगे कि जब कॉस का हमने कंपोनेंट लिया तो यहाँ पॉजिटिव 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 चार्ज होगा, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव होगा इधर, फिर इधर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब साइकिल में चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा और थर्ड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे देखें ये हमारा जो चार्ज है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, ये हमारा जो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को कवर करेगा यहाँ तक, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, और फिर इधर भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पहुँचेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो 90 डिग्री जब हम एंगल घूम जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू है 0 से लेके और
π/2 तक जब हम जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगी और यहाँ ज़्यादा से चार्ज कम होता चला जाएगा। उसके बाद जब हम इधर से इधर की तरफ को आएंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, cos π यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ कम कम नेगेटिव होगा, लेकिन होगा हर जगह नेगेटिव ही। उसके साथ साथ यहाँ भी पूरे में नेगेटिव होगा और फिर जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा ये हमारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल जो चार्ज है cos थीटा का अगर हम एवरेज लेकर देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिग्मा की जो वैल्यू है, अगर पूरी साइकिल में जाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर और इधर ये नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल सम इसका 0 बन जाएगा। तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ से इस तरीक़ा के हमारे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं वो बन जाएंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होते हैं। तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एक्स कैप डायरेक्शन इस तरीक़ा से इसमें मार्क कर देंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चंस होता है वो हम बहुत उसे डिफ़िकल्ट बना लेते हैं, सॉल्व करने में लग जाते हैं, लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कई बार उसे शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर केवल और केवल डायमेंशन हमें नहीं देखनी है, डायरेक्शन नहीं देखनी है, डायमेंशन से देखना है, तो केवल इससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसी में एक्स कैप माइनस एक्स कैप वाई कैप और माइनस वाई कैप आएगा तो फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसकी दिशा किधर की तरफ जा रही है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ आया होगा और इसे आप इजीली इस तरीक़ा के क्वेश्चनों को हैंडल कर पाएंगे। तो सदा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायमेंशन का सहारा लेने का प्रयास करें। कई बार क्वेश्चंस डायमेंशन से बहुत ईजी हो जाते हैं और क्वेश्चंस जो है हमें ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन से भी सेव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसमें ये एक्सपेक्टेड लाइन पे मैं क्वेश्चंस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आगे का, क्या क्या क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, क्या क्या आ चुके हैं। तो हम देख रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में P बराबर पोलराइजेशन को देता है पोजीशन का वेक्टर P बराबर KR, ये क्वेश्चन आ चुका है। P बराबर KR स्क्वायर, R कैप पे क्वेश्चन आ चुका है। और फर्दर जो है या तो क्वेश्चंस इसी में बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे R पे ऑलरेडी आ चुका है तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के केस के अंदर अब आगे जो क्वेश्चंस है उसमें ऐसा हो सकता है कि पोलराइजेशन को दो जगह पे फंक्शन दे दे। पोलराइजेशन को फंक्शन में दे दे PR R कैप और P थीटा थीटा कैप और P फाई, ये हमारा P फाई और फाई कैप इस तरीक़ा से दे। और यहाँ पे PR की वैल्यू हमें दे दे, P थीटा दे दे, P फाई दे दे और हमसे रो भी पूछ ले कि हम किस तरीक़ा से वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये वाली केवल R का ही फंक्शन है तो केवल इतना यूज करें, अगर R और थीटा का फंक्शन है तो केवल ये वाला कंपोनेंट यूज करें, और R थीटा फाई का है तो R के लिए ऐसे, थीटा के लिए ऐसे और फाई के लिए इसे कैलकुलेट करें और इसे बराबर माइनस रो भी कर लें और उसके बाद में इसे सॉल्व कर लें। जैसे क्वेश्चंस में आ सकता है कि पोलराइजेशन, ये तो आए हुए हैं दोनों क्वेश्चंस, केवल यहाँ पे क्या करना था, इस वाले को हमें यूज करना था और एक बार PR को इस वाले के लिए जो है KR यूज कर देना है यहाँ पे और इसके लिए KR स्क्वायर यूज कर देना है, क्योंकि इस KR स्क्वायर को भी हम KR R पोजीशन वेक्टर और आप यूनिट वेक्टर बना लेंगे तो ये हमारा PR हो जाएगा यहाँ पे KR। तो KR यहाँ पे पुट कर देंगे 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल R स्क्वायर और KR, तो KR क्यूब हो जाएगा। KR क्यूब का हम सिंपली डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हमारा 3KR स्क्वायर आएगा और R स्क्वायर से ये हमारा R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 के इसका आंसर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस रो भी है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी में। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व कर लेंगे। KR स्क्वायर के लिए आया था तो फिर यहाँ पे KR स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा KR की पावर 4 बन जाएगा और KR की पावर 4 को फिर 4K R क्यूब करके और R स्क्वायर से इसे डिवाइड कर लेंगे तो रो भी यहाँ पे -4KR आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आ चुके हैं ऑलरेडी और मुझे उम्मीद है कि अब आगे क्वेश्चन जो आएगा वो इसके साथ साथ P थीटा और P फाई में आएगा। तो P थीटा में जैसे हमारे क्वेश्चंस पूछ लेता है, ये इस पे आ चुका है। इन दोनों पे उम्मीद है या तो ये पूरा तीनों का पूछ ले और या केवल और केवल क्योंकि इसका आ चुका है तो ये इस पे और या तो PR और P थीटा का देगा या PR P थीटा P फाई का देगा। जैसे उसने क्वेश्चन में दे दिया कि P की वैल्यू हमारी है P बराबर KR स्क्वायर R कैप और यहाँ पे P थीटा में दे दिया कि P थीटा है हमारा A साइन थीटा और थीटा कैप और P फाई में हमें सपोज किया दे देता है कॉस फाई B कॉस फाई और फाई कैप। सपोज किया ये क्वेश्चन हमें पेपर में पूछ लेता है इस पैटर्न का और कहता है कि R की वैल्यू कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा और उस पर रो भी पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर थीटा पे और पर्टिकुलर फाई पे और R पे। तो क्या करें कि इस वाली वैल्यू को PR की वैल्यू को KR स्क्वायर ले लें जो यहाँ पे हमें पुट कर देनी है, P थीटा की वैल्यू को A साइन थीटा ले लें जो यहाँ पे हमें पुट कर देनी है
और पी फाई की वैल्यू को बी कॉस फाई ले लें, जो हमें यहाँ पुट कर देनी है, और उसके बाद में से डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ से भी कर दें, तो यहाँ से बराबर माइनस रो भी निकाल लें, इस वैल्यू को भी ले लें, और उसके बाद में कोई पर्टिकुलर पॉइंट कहता है उस पर रो भी निकालिए, तो हाँ थीटा और फाई हमें देगा कि जिस पे पूछेगा, या थीटा फाई में भी आंसर हो सकता है, तो फिर इसमें वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस की जो संभावना है वो इस तरीका की है कि ये आ चुका है, इन दोनों पे लाइन ऑफ एक्शन पे आगे क्वेश्चन की उम्मीद है फर्दर। तो ये हमारा फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो इस पर पूछे जाएंगे। और उसके अलावा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं, डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर में देखें कि पोलराइजेशन में यहाँ पे जो वैल्यू 1/r² थी, यहाँ r² की जगह r हो जाएगा, तो 1/r डेल ओवर डेल r r पी आर प्लस 1/r डेल फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड बराबर माइनस रो बी यहाँ पे वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे अगर केवल r का फंक्शन देता है और डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर के लिए देता है तो केवल यहाँ तक यूज करें, अगर वो हमसे पी आर और पी फाई का देता है तो यहाँ तक यूज करें, और अगर पी आर पी फाई और पी जेड तीनों का देता है तो पहले पी आर के लिए यहाँ इसे यूज करें, पी फाई के लिए इसे यूज करें, और पी जेड को यहाँ से यूज करें, बराबर माइनस रो बी कर दें और रो बी को फिर एवोल्यूट कर लें। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर पे हो सकता है फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस, और या हमारा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर पे पी थीटा पी फाई पे क्वेश्चंस पूछ सकता है, आगे बढ़ा सके इसी को। हो सकता है पी आर का ना दे, पी थीटा का दे दे, तो केवल इतना यूज करना है। अगर हमें पी आर पी थीटा का ना दे, केवल पी फाई का दे, तो केवल इसे यूज करना है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर केवल पी आर का फंक्शन दे तो केवल इसे यूज कर लें, और अगर पी आर और पी फाई का दे तो केवल इसे यूज कर लें इन दोनों टर्मों को, और तीनों का देता है तो इसे यूज कर लें। तो ये तीनों फॉर्मूले भी याद रखें, दिस वन और दिस वन, और उसके साथ साथ इन्हें अप्लाई करके एक एक दो क्वेश्चन इन पर सॉल्व कर लें। तो ये फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन होंगे जो हमें पूछे जाने वाले हैं आगे। इसी लाइन ऑफ एक्शन पर आप तैयार रहें, आगे क्वेश्चंस की संभावना है यहाँ से, और इसे मैं निश्चित तौर से हॉट टॉपिक में ले जाना चाहूँगा, और बताना भी चाहूँगा कि एक्सपेक्टेड लाइन्स हैं आगे क्वेश्चंस की जिन पर आपको तैयार रहना है। उसी तरीक़ा से एक क्वेश्चंस जो मैंने इसमें डिस्कस किया है उसके लिए भी थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कि सिमेट्री हमें कैसे काम करती है, और सिमेट्री हमें किस तरीक़ा से प्रॉब्लम को बनाने में आसानी देती है। तो यहाँ पे हमारे बाउंड्री कंडीशंस का ये प्रॉब्लम्स है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये दो माध्यम है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, और अगर केवल यहाँ पे एंगल थीटा 1 देता है, ये रेज है, और ये थीटा 2 है, और इसका कंपोनेंट ये हमारा E1 है, और यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड का है। उसी तरीक़ा से E2 B2 ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे भी हम सिमेट्री लगा सकते हैं। जब हम E के लिए एक्सप्रेशंस देखेंगे और बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो D1n माइनस D2n की जो वैल्यू होती है नॉर्मल कंपोनेंट की, वो हमारी रहती है सिग्मा एफ। और अगर बाउंड्री के ऊपर सिग्मा एफ कोई चार्ज नहीं है, बाउंड्री पर कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो सिग्मा एफ हमारा 0 हो जाता है। अगर बाउंड्री पर कोई फ्री चार्ज नहीं है, सिग्मा एफ यहाँ पे क्या कहलाती है, फ्री चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो डी का जो कंपोनेंट है नॉर्मल वो डिसकंटिन्यूस रहता है सिग्मा एफ से, और अगर सिग्मा एफ की वैल्यू 0 है तो ये हमारा कंटिन्यूस हो जाता है अगर सिग्मा एफ की वैल्यू 0 है। बाउंड्री के ऊपर अगर कोई फ्री चार्ज नहीं है जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसको सिंपली हम लिख पाएंगे एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर बराबर एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे नॉर्मल के लिए हम परपेंडिकुलर यूज कर रहे होते हैं, और परपेंडिकुलर हमारा जो है वो इस तरीका का कंपोनेंट होगा, पैरेलल ये कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख पाएंगे एप्सिलॉन 1, और E1 जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा 1, और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2। और ये भी याद रखें कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इंटीग्रल E डॉट dl 0 होता है, तो E1 पैरेलल और E2 पैरेलल सेम होते हैं। तो वहाँ से पैरेलल से जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे, इधर पैरेलल में आएगा ये E1 sin थीटा 1, और इसका पैरेलल इधर जाएगा E2 sin थीटा 2। तो E1 sin थीटा 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी E2 sin थीटा 2 के बराबर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी जाती है। डिवीज़न कर दें इसका सिंपली, और E2 को E2 से काट दें, E1 को E1 से काट दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1 cot थीटा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 cot थीटा 2। और सिमेट्री लगाएं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जा रहे हैं तो ये एप्सिलॉन 1 cot थीटा 1 एप्सिलॉन 2 cot थीटा के बराबर आ रहा है, और अगर इसे एप्सिलॉन 1 को μ1 से बदल दें तो ये μ1 cot थीटा 1 बराबर हो जाता है हमारा μ2 cot थीटा 2 के बराबर।
और अगर कंडक्टिविटी को लें, यहाँ की कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, यहाँ की सिग्मा 2 है, तो वहाँ पे एक्सप्रेशंस बन जाता है सिग्मा 1 cot थीटा 1 इजकल टू सिग्मा 2 cot थीटा 2। तो ये हमारे लिए तीनों रिजल्ट्स हैं, सिमेट्री से लिए गए हैं। एप्सिलॉन 1 को म्यू 1 से बदल दें और एप्सिलॉन 2 को म्यू 2 से बदल दें। यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन और म्यू है उसमें कंडक्टिविटी अगर दी है तो यहाँ पे सिग्मा 1 cot थीटा 1 कर दें, यहाँ पे सिग्मा 2 cot थीटा 2 कर दें। थोड़ा सा मैं आइडिया इन डिस्क्रिप्शन का भी दे रहा हूँ, याद करने के लिए बहुत अच्छा है ये कंसेप्ट, और इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, सीधा सीधा भी कई बार पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहते हैं। कई बार थीटा 1 देता है, थीटा 2 देता है, ये इस माध्यम की परमिटिविटी दे देता है, इसकी कैलकुलेट करा लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। 3 पैरामीटर को देता है, चौथा पूछ लेता है, या इन पर सीधा सीधा एक्सप्रेशंस आ जाता है। पैरेलल कंपोनेंट कहाँ कंटिन्यूस रहता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ कंटिन्यूस रहता है, तो ये हमें सब पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम इसके लिए जाएं कि इसका डिस्क्रिप्शन भी हमें पता हो थोड़ा सा, तो मैं ब्रीफ में बता ही दे रहा हूँ कि अगर हम S.dl की वैल्यू को लेकर चलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, तो S.dl की वैल्यू IF होती है, ये हमारी फ्री करंट के इक्वल होती है। तो अगर बाउंड्री पे फ्री करंट नहीं है, इसका पैरेलल कंपोनेंट का लगा लेते हैं, H1 पैरेलल डेल L माइनस H2 पैरेलल डेल L, ये हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो H का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हमारा बन जाता है S2 पैरेलल, और H1 पैरेलल की जो वैल्यू होगी यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी सिंपली आ जाएगी H1, और सिंपली हम जब लेकर चलेंगे इसे पैरेलल कंपोनेंट में, ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा 1 बराबर S2 साइन थीटा 2, और नेट फ्लक्स 0 होता है, उससे वो हमारा B का नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूस बना देता है। और एक बात ये भी याद रखें कि वेक्टर पोटेंशियल हो चाहे स्केलर पोटेंशियल हो, पोटेंशियल बाउंड्री पर सदा कंटिन्यूस होता है। तो कभी ना भूलें कि पोटेंशियल को सदा कंटिन्यूस मार्क करके आना है, और ये सिमेट्री से फॉर्मूले याद कर लें। एप्सिलॉन 1 को म्यू 1 से बदल दें, और यहाँ पर कंडक्टिविटी में आप देख रहे होंगे ये पहले माध्यम में परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है, ये कंडक्टिविटी है। उसी तरीक़ा से सेकंड माध्यम में है परमिटिविटी, ये हमारी परमिएबिलिटी, और ये हमारी कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे दूसरा, जब हम B के नॉर्मल कंपोनेंट को कंटिन्यूस करेंगे, B1 परपेंडिकुलर बराबर B2 परपेंडिकुलर, तो ये ये कर देगा हमारा B1 और cos थीटा 1 परपेंडिकुलर के लिए, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर लाएंगे, तो ये B1 cos थीटा 1 हमारा हो जाएगा B2 cos थीटा 2 के। और B को हम सिंपली जो लिख पाते हैं, हम सब जानते हैं B बराबर होता है म्यू H, तो म्यू 1 H1 cos थीटा 1 बराबर म्यू 2 S2 cos थीटा 2, और इससे जब इससे डिवाइड कर देंगे H1 साइन थीटा 1 को यहाँ H1 साइन थीटा 2 से, और इसे S2 साइन थीटा 2 से, तो ये हमारा सिंपली जो फॉर्मूला है, ये S2 से S2 कटेगा, H1 से H1, म्यू 1 cot थीटा 1 बराबर म्यू 2 cot थीटा 2 हो जाएगा, जो कि ये एक्सप्रेशंस है। उसी तरीक़ा से अगर हम कंडक्टिविटी पे जाते हैं, तो J का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो हमारा JN1 जो है वो JN2 के बराबर होता है। जो किरचॉफ्स का करंट लॉ है वो इसे इंश्योर करता है कि नेट आई जो होता है वो J.ds होता है। तो नॉर्मल कंपोनेंट वहाँ कंटिन्यूस होता है, तो J का जो कंपोनेंट नॉर्मल कंटिन्यूस का लेकर चलेंगे, तो ये सिग्मा E1 cos थीटा 1 बराबर कर देगा, क्योंकि J होता है सिग्मा E, सिग्मा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इजकल टू सिग्मा 2 E2 cos थीटा 2, और E1 साइन थीटा 1 E2 साइन थीटा 2 के बराबर होता है। तो यहाँ E1 साइन थीटा 1 की वैल्यू हम सिंपली E2 cos थीटा साइन थीटा 2 से इसे डिवाइड करें, और E1 साइन थीटा 1 से इसे, तो दोनों को जैसे हम करेंगे तो ये हमारा E1 से E1 और E2 से E2 कटेगा, तो सिग्मा 1 cot थीटा 1 बराबर सिग्मा 2 cot थीटा 2 होगा। तो सिमेट्री से देख रहे होंगे कि हम किस तरीक़ा से इन एक्सप्रेशनों को लेकर आते हैं। याद करना हमारे लिए यहाँ से बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिग्मा 1 को सिग्मा 2 को म्यू 1 म्यू 2, म्यू 1 से इसे बदल दें, म्यू 2 से इसे बदल दें, और उसी तरीक़ा से इसको सिग्मा 1 से बदल दें, इसको सिग्मा 2 से बदल दें, तो ये सिमेट्री है। और इस सिग्मा cot थीटा बराबर कॉन्स्टेंट इंश्योर करती है, ये म्यू cot थीटा को कॉन्स्टेंट इंश्योर करती है, और ये सिग्मा cot थीटा को कॉन्स्टेंट इंश्योर करती है। क्योंकि अगर हमारा माध्यम आगे तीसरा है तो उसके लिए भी हम फर्दर हम आगे पहुंच सकते हैं। वहाँ सिग्मा 3 cot थीटा 3 बराबर म्यू 3 cot थीटा 3, और सिग्मा 3 cot थीटा 3 आ जाएगा अगर 3 माध्यम है, तो इसे सिमेट्री से आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सिमेट्री को आपने अप्लाई करना सीख लिया होगा। ये तीनों बाउंड्री कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। इन पर फर्दर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, इनके डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, वो मैंने इसमें सब क्लियर किए। कुछ डायमेंशन एनालिसिस का कुछ सॉफ्ट ट्रिक्स तो आप लोगों को डिस्कस किया,
और एक पोलराइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लगातार पूछा जाता है। साथ साथ एक भी बात याद रखें कि अगर पोलराइजेशन में एक्सटर्नल पॉइंट पे चाहे डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर में पूछे चाहे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड को सदा जीरो मार्क करके आएँ, क्योंकि जो हमारा नेट बाउंड चार्ज होता है वो जीरो होता है। और ये भी याद रखें कि अगर हम वॉल्यूम बाउंड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज जितना होगा सरफेस बाउंड चार्ज अपोजिट साइन के साथ उतना ही होगा, क्योंकि नेट बाउंड चार्ज हमारा जीरो होता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, चाहे इलेक्ट्रिक स्फीयर में पूछे चाहे सिलेंडर में, वहाँ सदा जीरो मार्क करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नॉलेजेबल मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट निश्चित तौर से आपको इनरिच करेंगे और प्रॉब्लमों को जल्दी सॉल्व करने में, याद रखने में निश्चित तौर से आपको लाभ देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल यू। जय हिंद।